हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की 13वीं इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 तथा 13.2 के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिनकी आगामी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियों को लिया हुआ है। तो अगर आप इन आकृतियों को देखे होंगे, जानते हो, तो आपको पता होगा कि जो पहली आकृति है वो घनाभ है, दूसरी आकृति शंकु है, तीसरी आकृति बेलन है और चौथी आकृति एक गोला है। गोला वृत्त में फर्क होता है। जो गोला होता है वह समतल में पूरी तरह से नहीं आ सकता है, लेकिन जो वृत्त होता है वह समतल में समाहित हो सकता है। तो चलिए कि मैं इन सब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताता हूँ ताकि आप इनका प्रयोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में कर सकें। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घनाभ की। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ में छह सतह होते हैं और इन 6 सतह के लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं घनाभ में। पहला घनाभ में क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसमें ये होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस LH। और इसमें क्या क्या है? L आपका लेंथ यानी कि लंबाई है, B आपका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है और H क्या है? आपका हाइट है। तो ये जो फॉर्मूला मिला है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, इससे क्या निकलता है? इससे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। और हमको और क्या जानना है? घनाभ का आयतन। क्या जानना है? घनाभ का आयतन। तो आयतन क्या होता है घनाभ का? घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल क्या बनाता है? घनाभ का आयतन निकलता है। तो बात आती है कि आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो सीधे शब्द में जब जितना क्षेत्र कोई चीज कवर करता है तो वो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? उससे हमें उस दिए गए हिस्से का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। जैसे कि ये मेरे पास एक आकृति है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये घनाभ की आकृति का, देखिए यहाँ पर कुल 6 सतह हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 5वां और ये 6वां। तो अब जब हम लोग इसको रखेंगे तो ये जितना हिस्सा कवर करेगा, एक हिस्सा ये कवर करेगा, फिर एक हिस्सा ये भी कवर कर सकता है, एक हिस्सा भी। तो ये इसका जो पूरा सतह है, इस पूरे सतह को हम लोग क्या कहते हैं? इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। अब बात आती है आयतन की। अगर ये खोखला होता, ये जो मेरे पास आकृति, अगर ये खोखला होता, इसमें जो कुछ समाहित होता, अर्थात अगर इसमें पानी भरते हैं तो जितना पानी इसके अंदर आ सकता है या इसके अंदर जो चीज़ें समाहित हो सकती हैं वही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता। तो आयतन जितनी चीज़ें उसमें समाई जा सकती है, फिर उसमें जो जगह की माप होती है, किसी चीज़ में जो जगह की माप होती है वह क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? वस्तु जितनी जगह को घेरे वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो आयतन और क्षेत्रफल का ये डिफरेंस हो गया। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए हमारे घनाभ से रिलेटेड। घनाभ की तरह एक आकृति घन होती है, उसके भी 6 सतह होते हैं। घनाभ और घन में फर्क ये होता है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, मतलब इसकी विमाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन जब बात घन की आती है तो घन की जो विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती है। और जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह बराबर होता है 6a स्क्वायर के। और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, यह बराबर होता है a की, अर्थात जो भुजा होता है, भुजा का क्यूब। यहाँ पर a मतलब घन की भुजा से है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला 2 सूत्र घनाभ से रिलेटेड, और ये 2 सूत्र हो गए घन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग शंकु की तरफ। जब शंकु की तरफ बढ़ेंगे तो शंकु में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। शंकु में हम लोग 2 तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो उसका जैसे कि ये हमारा शंकु बना हुआ है, तो ये जो उसका घुमावदार पोर्शन होता है, जैसे कोई बर्थडे टोपी जो होता है, बर्थडे कैप, तो उसमें जो घुमावदार पोर्शन होता है, जो मुड़ा हुआ भाग होता है, वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और उसका जो गोलाकार भाग होता है, नीचे का जो बेस होता है गोलाकार भाग, वो उसका एक तरह से समतल पार्ट होता है। जब वो समतल पार्ट को भी पूरा पूरी तरह से उसको क्या कर दिया, ठोस कर दिया जाए, उसको पूरा भर दिया जाए, तो जब वो समतल पार्ट का क्षेत्रफल निकालें और ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, जब इन दोनों क्षेत्रफलों को मिलाकर जो क्षेत्रफल निकालते हैं, वो हमें प्राप्त होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से हमको शंकु में भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना होगा। सेम वे में जब हम लोग बेलन को पढ़ेंगे, तो बेलन में दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये बराबर होता है पाई आर एल के। ये किसके बराबर हो गया, पाई आर एल। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जब बात करेंगे शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो ये हमको क्या मिला है, पहला ये मिला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उसका मुड़ा हुआ भाग होता है, और ये जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला है, उसमें मुड़ा हुआ भाग भी आ जाएगा, और उसका वृत्तीय भाग हिस्सा होता है, उसका भी क्षेत्रफल मिलाकर कुल क्या मिलेगा हमको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्या क्या होती है। जैसे शंकु हमारे पास है, तो ये जो इसका वृत्ताकार पोर्शन है, इसकी त्रिज्या अगर आर हो जाए और इसकी जो ऊंचाई है वो एच हो, और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या कहलाती है, यल कहलाती है, तो उस संदर्भ में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और शंकु का आयतन क्या मिल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हम लोग को एक फॉर्मूला और पढ़ना है, अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल निकालना हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कैसे निकालते हैं, यल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। मतलब जो हाइट होगा, हाइट का स्क्वायर, और जो रेडियस होगा, उस रेडियस के स्क्वायर को जोड़कर उनका अंडर रूट निकाल दें, तो वह किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल के बराबर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बेलन की तरफ बढ़ते हैं। तो सपोज दैट अगर यहाँ पर ये बेलन है, और इस बेलन की जो त्रिज्या हो जाए वो आर हो जाए, और इसकी जो ऊंचाई हो जाए एच हो जाए, तो उस केस में हमको क्या देखना है, तीसरा हमारा ये तीसरा हो गया। चौथा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी शंकु कह रहे हैं, शंकु तो क्या बेलन का देखना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे देखिए पेन है, पेन का कैप है, तो इसका जो आकृति है कुछ बेलन जैसा होता है। तो अगर ये ठोस है, तो ये हमारा इसमें दो तरफ से हमको निकल सकता है इसका क्षेत्रफल। एक देखिए, ये इसका जो मुड़ा पोर्शन गोलाकार भाग है, इसका क्षेत्रफल, और ये जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब इसमें अगर इस पोर्शन का भी क्षेत्रफल निकाल दे, तो ये कैसा भाग दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है वृत्ताकार। तो ये वृत्ताकार भाग इस क्षेत्रफल के साथ जोड़कर कौन सा क्षेत्रफल बनेगा, यह बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात ये एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर हो जाएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको भी क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात ये जो गोला, ये जो उसका मुड़ा हुआ पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तभी मैंने कहा यदि ये अगर कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो उस केस में जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा वह मिलेगा 2 पाई आर एच। ये क्या मिल जाएगा हमको, 2 पाई आर एच। ये क्या मिला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यदि बात कर लिया जाए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस एच। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन की। बेलन के आयतन की, अर्थात ये बेलन खोखला हो और इसमें जो सामान समाहित करना है, जितना कोई सामान, मतलब इसमें कितनी जगह है किसी सामान को भरने की, जो चीज़ें भरी जा सके, अर्थात इसका जो माप होगा इसकी जगह की अंदर की, उसका आयतन क्या लगेगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, और यह बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच के। तो ये तीन फॉर्मूले हमको मिल गए बेलन से रिलेटेड। अब बात करते हैं गोले की तरफ। तो गोले, मान लीजिए कोई गोला है जिसकी त्रिज्या क्या हो जाए, आर हो जाए। तो इस केस में जो गोला होता है हमारे पास, और आगे बढ़ते हैं पांचवें सूत्र की तरफ। गोले का, हम कहते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें एक ही क्षेत्रफल होता है, क्योंकि गोले में कोई भी समतल पार्ट नहीं होता है, कोई समतल सतह नहीं होता है। तो इसका फिर क्या निकलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले के आयतन की बात करेंगे। गोले का आयतन यह बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब के। तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हो गया। लेकिन अगर गोले को हम लोग काट कर आधा कर दे, आधे भाग में कर देंगे, जैसे ही हम लोग आधे भाग में काटेंगे उसको, तो एक हमको मुड़ा हुआ पोर्शन मिल जाएगा और एक समतल सतह मिल जाएगा। तो उस केस में अर्धगोले के दो तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब गोले को हम लोग दो भाग में बांट देंगे तो उस केस में हमको जो आकृति प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, वह प्राप्त होगी अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह बराबर होता है, जो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको आधा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 4 पाई r स्क्वायर है, तो इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमको गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर आप अर्धगोले की आकृति देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा होगा। तो देखिए इसमें ये मुड़ा पोर्शन तो दिख ही रहा है, तो मुड़े पोर्शन का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसमें ये वृत्ताकार हिस्सा भी आकर जुड़ जाता है, अर्थात ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर में जुड़ जाएगा और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात कर लेते हैं एक अर्धगोले के आयतन की। तो अर्धगोले का आयतन यह बराबर हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन ये बराबर हो जाएगा। देखिए जो गोले का आयतन था उसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया अर्धगोले का आयतन। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले मिल गए हैं जिसकी सहायता से हम लोग आगे के प्रश्नावली को हल करेंगे। लेकिन हमको पूरी प्रश्नावली हल नहीं करना है, हमको सिर्फ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करना है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13.1 और 13.2 के, ये 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से किसी भी क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इस प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं अगले पन्ने से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके थ्रू हम लोग फिगर बना लें। तो पहले हमको क्या दिया गया है, एक खोखला अर्धगोला। तो खोखला अर्धगोला कैसा होगा, ये कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन उस पर और क्या दिया गया है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या अध्यारोपित किया गया है, एक खोखला बेलन भी अध्यारोपित है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम लोग ये कर लेते हैं, बेलन है तो बेलन कुछ इस प्रकार से अध्यारोपित, और वो क्या है, खोखला बेलन हो गया।
ये कुछ ऐसा फिगर हमको मिलेगा। ये हमारे पास अर्धगोला हो गया और इस अर्धगोले पर क्या ध्रुवित किया गया है, क्या रखा गया है, खोखला बेलन रखा गया है। और इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो व्यास हमको मिला है अर्धगोले का, ये जो इसका मिला है ये पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना मिल जाएगा, इसकी त्रिज्या हमको मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। और क्या बोला जा रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब जो बर्तन इसकी ऊंचाई अगर हम लोग यहाँ पे लें तो ये जो पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर ये नीचे तक अर्धगोले को लेकर ये पूरी ऊंचाई कितनी मिल गई हमको, 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोला जा रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तुमको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला है। अर्थात हमको सिर्फ और सिर्फ ये जो इसके वक्र पृष्ठ वाले क्षेत्रफल हैं सिर्फ इनको याद करना है। तो इसमें क्या क्या हमको मिलेगा, इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हमको पता है कि हमको गोले का, अगर हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमको वहां पर जरूरत होती है आयच की। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या पता है, यहाँ पर जो हाइट हो जाएगी बेलन की, ये देखिए पूरी हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब अगर ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो ये भी तो त्रिज्या काम करेगा, ये भी कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अर्थात ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 7। तो पूरी ऊंचाई 13 है तो ये ऊंचाई बेलन की ऊंचाई हमको क्या मिल जाएगी, 13 - 7 अर्थात ये मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमको क्या मिल गया, बेलन की ऊंचाई हमको क्या मिल गई है, 6 सेंटीमीटर एच बराबर। और ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास बराबर ये कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, देखिए कुल पूरी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी जाएगी, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर, ये पूरी ऊंचाई जो 13 सेंटीमीटर है उसमें अगर आप ये ऊंचाई की बात करेंगे तो अर्धगोले की ऊंचाई या फिर जो ऊंचाई है अर्धगोले का वो कहीं ना कहीं अर्धगोले की त्रिज्या काम कर रहा है। और त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी जाएगी, 13 में से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे 7 को, तो वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या याद करना है, हमको याद करना है। और इसी प्रकार देखिए एक चीज़ और है, जैसे बेलनाकार भाग की ऊंचाई मिल गई तो बेलनाकार भाग की हमको त्रिज्या भी तो चाहिए। आप पहले ही बोल दिया गया है कि बेलनाकार भाग को किसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है, इस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित किया गया, रखा गया। अर्थात जो त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी सेम त्रिज्या इस बेलनाकार भाग की भी जाएगी। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये भी कितनी हो जाएगी, बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना था, हमको निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये क्या आ जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें क्या ऐड है, ये अर्धगोले का भाग जुड़ा हुआ है तो ये क्या जाएगा,
अर्ध गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बराबर होता है 2πr²। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2πr कॉमन मिल जाएगा, तो 2πr को हमने कॉमन कर लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर h बचा है, यहाँ से एक आर गया है तो कितना आर बचा है, एक आर बच गया है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू कितनी जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 7 है, तो ये 7 हो गया है, और ब्रैकेट में h प्लस आर, h कितना है, बेलन का ऊंचाई देखिए h क्या है, बेलन की ऊंचाई है जो कितना है 6 सेंटीमीटर है, और आर कितना है त्रिज्या आर कितना है 7 है। देखिए फेन से फेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 44, और ये इंटू फेन प्लस 6 13, और इसको जब सॉल्व करेंगे 13 4 जा 52, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 13 4 जा 52 और 5 57, ये मिल जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आज के पहले प्रश्न का हल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें करना क्या था, इसमें हमसे पूछा गया है जो बर्तन है उसका कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र पूछा गया है। तो उसके हमने क्या किया, उसके लिए हमने इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों क्या किया है, प्लस कर दिया है, जो कि यहाँ पर हमको क्या मिला है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, मतलब खिलौने का आकार कैसा है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और एक किस पर रखा गया, अध्यारोपित मतलब रखा गया है, किस पर रखा गया है, सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो गई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो पहले फिगर किसके ऊपर रखा गया है, खिलौना पंखु के आकार खिलौने को एक अर्धगोले के ऊपर। तो फिगर जैसे देखिए यहाँ पर अर्धगोला था, तो अर्धगोला यहाँ बनेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेलन को रखा गया था और यहाँ पर क्या रखा गया, एक शंकु रखा गया। तो जब इस फिगर को बनाएंगे तो फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हमारा हो गया अर्धगोलाकार भाग, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको, ये हो जाएगा हमारा एक शंकु के ऊपर का हिस्सा, ये हो गया। और इसमें क्या क्या हमको दिया गया है, इस पूरे खिलौने की ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई कितनी दी गई है पूरा, देखिए संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 15.5 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या है, चाहे वो शंकु की हो चाहे अर्धगोले की, ये त्रिज्या हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना होगा, ये पहले ऊंचाई निकालना होगा शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी, अगर ये त्रिज्या काम कर रहा है, त्रिज्या काम भी कर रहा है 3.5, अगर 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो हमको इस शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो चलिए जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। शंकु की त्रिज्या r बराबर है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई h बराबर, तो देखिए कुल ऊंचाई कितनी है 15.5, और उसमें हमने क्या किया है, इस अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दिया है क्योंकि ऊंचाई में भी जुड़ा हुआ था। तो हमको शंकु की ऊंचाई कितनी मिल जाएगी 12.5, तो ये कितना आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ये तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो गई, लेकिन जब हमको शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें हमको यल की वैल्यू भी चाहिए होती है, अर्थात ये तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए होती है। इसको अगर यल मान लें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। तो यहाँ पर क्या करते हैं,
इसलिए तिर्यक ऊंचाई यल बराबर ये क्या आता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब इसको फॉलो करेंगे तो हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना जाएगा 144 और प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे 3.5 गुणे 3.5 बराबर अंडर रूट 144। और मैंने इसको पहले से कैलकुलेशन किया हुआ है और जो कितना आएगा 12.25। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 156.25 और 156.25 होता है। इसको मैंने पहले से हल कर लिया है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अर्थात तो जो ये यल हो गया जो तिर्यक ऊंचाई यल हो गई ये कितनी आ गई है 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हमको आगे क्या करना है, आगे हमको अभी जो गोलाकार भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और साथ ही साथ इस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है पाई आर एल। और ये कितना होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है अभी मैंने ऊपर बताया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन मिल रहा है तो हमको यहाँ पे क्या निकल जाएगा पाई आर अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा यल प्लस 2r। और हमको ये ध्यान देना है हम लोग r को तभी कॉमन करेंगे जब त्रिज्या समान होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया था कि जो शंक्वाकार भाग का त्रिज्या है और ये जो अर्धगोले का त्रिज्या है दोनों का त्रिज्या बराबर 3.5, तब मैंने r कॉमन लिया है। अगर त्रिज्या अलग होगी तो हम लोग r को कॉमन नहीं लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर हमको क्या मिलेगा पाई की वैल्यू कितनी जाएगी 22/7 और r की वैल्यू त्रिज्या कितना है 3.5 तो ये जाएगा 3.5 ब्रैकेट में यल की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस 2 गुणे r की वैल्यू कितनी है 3.5। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 0.5 और 22 5 जा 110 होता है तो ये हो जाएगा 11.0 और ब्रैकेट में कितना मिलेगा और देखिए ये 7 हो जाएगा 12.5 प्लस 7 और ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 12 19.5 और इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए क्या करना था इस क्वेश्चन में हमको फर्स्टली संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो अब बात आती है कि पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें ये जो वृत्ताकार पोर्शन है उसका जो क्षेत्रफल निकालना चाहिए, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहिए था। बट हमने क्या किया है यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाला है क्योंकि जैसे ही हमने इस शंकु के भाग को इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया तो इसका वृत्ताकार पोर्शन क्या हो गया है गायब हो गया है। तो हमको खिलौना के रूप में दिख रहा है। फिर ये शंक्वाकार जो हिस्सा है इसका वक्र पृष्ठ दिख रहा है और ये जो गोलाकार हिस्सा है इसका भी फिर वक्र पृष्ठ दिख रहा है। इसी वजह से जब हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। वहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिल गई है 214.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो ये रहा आंसर इस आज के दूसरे क्वेश्चन का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम लोग हल करेंगे अगले पन्ने पर। तो देखिए आज हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया है, ये क्वेश्चन हल कर लिया है। तो हमको अगला क्वेश्चन हल करना। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्थात हमको पहले क्या करना है, एक बेलन को बनाना है और उसके ऊपर क्या एक आकृति बनानी है, शंकु की आकृति बनानी है। तो पहले ये काम कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक बेलन, और इसके ऊपर क्या आरोपित किया गया है, एक शंकु। तो कुछ आकृति ऐसी हो जाएगी, और इसको मान लेते हैं ये कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि इसमें त्रिज्या मिलेगी हमको। ये हो गया त्रिज्या। तो अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, और ये कुछ इसका ये नीचे ऊपर फनी कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि तंबू बनाया गया तो नीचे गोलाकार पोरफनी जमीन का हिस्सा आएगा। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है, तो ऊंचाई कितना बोला जा रहा है बेलनाकार भाग का 2.1, मतलब ये जो ऊंचाई हमको प्राप्त हो रही है ये हमको मिल रहा है 2.1 सेंटीमीटर, और व्यास क्या बोला गया है, व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये जो पूरा व्यास प्राप्त हो रहा है ये पूरा व्यास यहाँ पर ये कितना मिल रहा है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तथा शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। मतलब ये जो शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को दिया गया है, इसको हमको दिया गया है 2.8 मीटर है। देखिए मीटर दिया हुआ, कोई सेंटीमीटर नहीं, अब मीटर है। ठीक है, तो ये भी हो गया 2.8 मीटर। तो क्या कहा जा रहा है, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं जो कैनवास है वो तंबू पर लगेगा कहाँ। जैसे अगर हमने ये आकृति बना लिया तो हमको जब भी कोई कपड़ा लगाना हो इसको ढकने के लिए, तो हमको जाहिर बात है ये जो शंक्वाकार भाग है इसका जो वक्र पृष्ठ दिख रहा है इसके ऊपर कपड़ा आएगा, और कपड़ा कहाँ पर आएगा, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है यहाँ पर आएगा। यहाँ पर तिरछेपन तो आएगा नहीं, अर्थात हमको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना नहीं होगा। सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। हमको इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि नीचे बोला गया है आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। अर्थात ये जो आधार वाला हिस्सा ये हिस्सा है इसको कैनवास से नहीं ढकना है, तो डेफिनेटली फिर हम लोग इसका भी क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो हमको सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको कपड़े पे ढकेंगे, इस बेलन के वक्र पृष्ठ को और इस शंकु के वक्र पृष्ठ को। तो हमको क्या निकालना होगा, हम लोग बेलन और शंकु दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ देंगे, तो हमको जो प्रयुक्त कैनवास होगा उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो बात यहीं पर खत्म नहीं है, आगे बोला गया है ₹500 मीटर की स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमको फिर कैनवास की लागत भी ज्ञात करना है, जिसका दर क्या है 500 मीटर स्क्वायर की दर से। तो चलिए पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको दिया गया है तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास जो हमको प्राप्त है 4 मीटर, और आगे क्या दिया गया है, तथा इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 2 मीटर के। आगे हमको क्या करना है, आगे हमको देखना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई एच बराबर, ये हमको कितना प्राप्त है 2.1 मीटर, ये हो गया। अब आगे हमको अब देखिए शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई दी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर ये कितना दिया गया है 2.8 मीटर, ये दे दिया गया है। अब देखिए जब शंकु को रखा गया इस बेलन के ऊपर, तो इसका भी तो व्यास कितना मिल रहा है 4 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली इस शंक्वाकार भाग की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या
बराबर कितना मिल जाएगा हमको 2 मीटर। तो जो जो हमको चीज़ें दिया गया था हमने उसको यहाँ पर लिख लिया है। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल। तो मैंने अभी जस्ट बताया कैनवास के जो कैनवास का कपड़ा लगेगा वो कहाँ कहाँ लगेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ पर और बेलन के वक्र पृष्ठ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको जो कैनवास का कपड़ा प्रयुक्त होगा उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। प्रयुक्त कैनवास के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, ये अब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है पाई आर एल। और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए वापस हमको आर की वैल्यू दोनों ही केस में सेम है। शंक्वाकार भाग की भी त्रिज्या 2 मीटर है और बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या 2 मीटर है। तो डेफिनेटली हम लोग आर को तो कॉमन ले ही सकते हैं, साथ ही साथ पाई को भी कॉमन ले लेंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, पाई आर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हमको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पाई आर निकल गया बचा एल और यहाँ पर पाई आर निकल गया बचा है 2h। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर और ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा यल हमारे पास है 2.8 और एच की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 2.1। कितने मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 गुणे 2.1। जब इसको फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.8 है प्लस 21 दूना 42 अर्थात 4.2। आगे फॉलो करने पे कितना मिल जाएगा 44/7 और इसको ऐड करेंगे तो देखिए 8 + 2 0 और 4 2 6 + 7 ये हो जाएगा 0.7। तो 7 कट जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया कम प्रयुक्त कैनवास के कपड़े का क्षेत्रफल कितना है 44 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो हमको कैनवास के कपड़े की लागत ज्ञात करनी है। चूंकि क्या दिया है, दर कितना हमको दिया गया है 500 मीटर की दर से हमको कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। चूंकि कैनवास के कपड़े की दर कितनी दी है बराबर 500 मीटर स्क्वायर, इसलिए कुल लागत बराबर ये कितना आ जाएगा, कुल कपड़ा कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 500 का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 0 5 चौक का 20 5 चौक का 20 तो 22 तो हो जाएगा 22,000 रुपये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं अगले पेज पे। तो देखिए अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कलमदान घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर मैंने घनाभ के आकार का एक कलमदान बना लिया है और एक चीज़ में और बोला गया है कि जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। तो ये गड्ढे मैंने बना लिया है 4 शंक्वाकार है, लेकिन ये शंक्वाकार है तो मतलब अंदर की तरफ इनका आकार कैसा हो गया है शंकु के आकार का हो गया है। तो हमको क्या बोला गया है, घनाभ का जो बीमा है 15 10 3.5 है अर्थात इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो 10 हो जाएगी और जो वो इसकी ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई कितनी है 3.5। और इस शंक्वाकार जो हिस्सा है शंक्वाकार हिस्सा कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए अंदर की तरफ ये धब जाएगा शंक्वाकार हिस्सा आ जाएगा। तो ये शंक्वाकार हिस्से की जो त्रिज्या है त्रिज्या बोला गया है
1.4 सेंटीमीटर। ये देखिए अंदर की तरफ का हिस्सा कुछ इस प्रकार का होगा, ये चारों घंटों का। तो अब क्या बोला गया है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब कलमदान में लकड़ी का आयतन हमको ज्ञात करना है तो ऐसे पूरे घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो पूरे घनाभ का जब आयतन ज्ञात करेंगे तो इसमें चारों गड्ढों का भी आयतन जुड़ा होगा, लेकिन जब हमने 4 गड्ढे किए फंकवाकार के तो उतनी लकड़ी भी तो निकल गई है। अर्थात जो इस फंकों का आयतन होगा, प्रत्येक फंकों का आयतन, उतना आयतन तो इस घनाकार लकड़ी के आयतन से कम हो गया होगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ये घनाभ के आकार का लकड़ी है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। वो आयतन ज्ञात करने के बाद ये जो फंकवाकार गड्ढे हैं, इन एक फंकवाकार गड्ढे प्रत्येक की जो त्रिज्या 1.4 है तो सबका जो आयतन होगा सेम होगा। तो एक का आयतन निकाल कर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उन चारों के आयतन को इस पूरे आयतन से माइनस कर देंगे, तो हमको जो बचा हुआ लकड़ी है उसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जो जो दिया हुआ है इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, घनाकार या फिर घनाभ की लंबाई बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। और लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया गया है, सॉरी ये चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, फंकवाकार भाग की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। एक मिनट रुकिए, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। इसमें दो चीज़ हमको पता होनी चाहिए थी, हमको त्रिज्या भी चाहिए होगा और इसकी जो घनाकार भाग इसकी त्रिज्या भी चाहिए, इसकी ऊंचाई भी चाहिए, तभी हम लोग इसका आयतन निकाल कर सकते हैं। क्योंकि जो फंकों का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब आर भी चाहिए होगा एच भी चाहिए होगा। लगता है प्रॉब्लम कहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बुक से मिला लेता हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पर हमने गलती किया हुआ है, ये त्रिज्या दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और ये जो 1.5 दिया गया है ये फंकवाकार भाग की ऊंचाई दिया गया है, एच दिया गया है। तो यहीं पर हम लोग गलती कर रहे थे, ये फॉर्मूला ये बता रहा है। तो ये जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर और फंकवाकार भाग की जो ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी वो हमको मिल जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, हमको इस कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। इसलिए कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो मैंने जस्ट बताया हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए फर्स्टली हम लोग इस पूरे घनाभ का आयतन निकालने के बाद ये जो फंकवाकार गड्ढे हैं इनके आयतन को इस घनाभ के आयतन से माइनस कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे फंकों का आयतन। तो इसको हटाइए यहाँ पे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH। ये क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और 4 क्यों लगाए हैं, क्योंकि गड्ढे कितने 4 हैं, चारों फंकवाकार हैं और सबका जो विमा दिया हुआ है ऊंचाई और त्रिज्या बराबर, त्रिज्या 0.5 और जो ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक का जो आयतन अगर सेम होगा, इस हमने एक का आयतन निकाल कर उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है 4 का। तो ये हो जाएगा 4 गुणे फंकों का आयतन क्या होता है, फंकों का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया हुआ था। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यल कितना दिया हुआ है, यल हमारे पास लंबाई ये 15 सेंटीमीटर है, 15 ब्रेथ मतलब चौड़ाई ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसमें माइनस क्या करना है, इन चारों फंकोकार भागों का आयतन, तो -4 गुणे 1/3 पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मतलब 0.5 का
होल स्क्वायर और इसमें और मल्टीप्लाई किसका है 1 जो कि इस चीज़ को मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसको जब नीचे लिख लेंगे यहाँ पे वापस से बराबर 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। तो 0.5 गुणे 0.5 और गुणे अब ऊंचाई कितना है 1.4। तो देखिए यहाँ पे ये 7 से 7 इसको काटेंगे तो 0.2 हो जाएगा। और जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो ये 10 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो ये मिल जाएगा 15 गुणे 35 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 4/3। और देखिए 0.2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो ये मिल जाएगा जी, पहले 22 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 22 5 या 110 तो ये हो जाएगा 11.0 मल्टीप्लाई बाई 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन 0.2 स्थान पर लगेगा तो ये जाएगा 0.10। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 15 गुणे 35 हमको मिल जाएगा बराबर करके ये हो जाएगा 525। और देखिए 11 का मल्टीप्लाई 0.1 करेंगे तो 1.1 हो जाएगा और 1.1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 4.4/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको बराबर करके मिल जाएगा, इसका भी पूरे के एलसीएम 3 हो जाएगा तो 3 और ये कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो या फिर सीधे सीधे हटाइए, बहुत लंबा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। इस 3 पे भाग कर देते हैं 4.4 में तो ये लगभग हमको मिल जाएगा 525 को रहने दीजिए माइनस 3 × 3.14 ये हो जाएगा 3 × 3 14 3 4 12 और ये हो जाएगा 20 3 6 18 3 6 18 12 रिपीट करेगा तो इसको 1.47 पर सीमित कर देते हैं तो ये हमको वैल्यू सॉल्व करने में मिल जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमको आंसर मिल गया है, अर्थात जो कलमदान है इसमें लकड़ी का आयतन कितना मिल जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये रहा हमारे इस प्रश्न का हल। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया है। तो हमारा ये इस दोनों प्रश्नावली से संबंधित आखिरी सवाल है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब जो शंकु के आकार का बर्तन है इसकी ऊंचाई के लिए दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और यदि इसके ऊपरी सिरे जिसको क्या बोला गया है खुला हुआ कहा जा रहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अर्थात जो उसका सिरा ऊपरी वाला है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बोला है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती है, मतलब गोलियां डालते हैं जो क्या है गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब डालते हो तो ये क्या होता है, इसमें डालते ही इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आता है, अर्थात जो अब देखिए उसमें पानी भरा हुआ है, अर्थात जो शंकु का आयतन है उस उतने आयतन के बराबर पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के कुछ गोलों के डाला जाता है, शीशे के कुछ गोलियों को डालते हैं तो जितना पानी का आयतन है उस पानी के आयतन का 1/4 भाग क्या होता है बाहर आ जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं अगले पन्ने पे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमने पहले उल्टा शंकु बना लिया है, ये कुछ ऐसा हो गया उल्टा शंकु जिसका ऊपरी हिस्सा क्या है खुला हुआ है और इसमें क्या बोला गया है इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है इसको बताया गया है 8 सेंटीमीटर और इसको जो त्रिज्या है ये त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोला गया है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, अब पानी कितना होगा जितना इस शंकु का आयतन होगा, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं, हमको गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात कितनी गोलियां डाली गई ये नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि जब हमने गोलियों को डाला जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई ये गोलियां थी, इस आकार की गोलियों को हमने डाला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। इसको डालने से क्या होता है कि
पानी जो है पंखों का भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आता है, अर्थात जितना पानी है उसका 1/4 भाग बाहर आता है। तो जो जितना पानी बाहर आएगा वो कहीं ना कहीं जितने उनका आयतन इन गोलियों को डालने वाली गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, इस गोलियों को संख्या को मान लेते हैं, वो कितना है n, अर्थात हम लोग एक गोली के आयतन में n को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किसके बराबर रखेंगे, जितना पानी था उस शंकु में जितना पानी भरा हुआ था उस पानी के 1/4 भाग के बराबर करके हम लोग n की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जो जो दिया हुआ है उस चीज़ को लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और ये जो गोली है, ये जो गोली है, गोली की त्रिज्या कितनी है, गोली की त्रिज्या बराबर ये कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो हमको इससे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उन्हीं गोलियों की संख्या क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं, माना डाले गए गोलियों की संख्या बराबर n। तो ये हमने मान लिया है कि डाले गए गोलियों की संख्या n के बराबर हो गई। तो मैंने क्या बताया कि अब जितना पानी निकला, जितने पानी का आयतन था, मतलब शंकु में जितना पानी भरा गया था उसका 1/4 भाग आयतन इन डाले गए गोलियों पर निकल जाता है, अर्थात वो 1/4 आयतन इन डाले गए गोलियों की संख्या के आयतन के बराबर है। तो गोलियों की संख्या कितनी है, n है। और शंकु का गोली का आयतन क्या होता है, गोली का आयतन होता है, या फिर लिख सकते हैं n गुणे गोली का आयतन। मतलब जो एक गोली का आयतन है उसमें उन्होंने कितनी गोलियां डाली हैं, n गोलियां डाली हैं। तो ये जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इस पूरे पानी के 1/4 के बराबर, अर्थात पूरा पानी का आयतन कितना होगा, जितना इस शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन, लेकिन शंकु तो पूरा आयतन जाएगा, किसके बराबर है, ये पूरे शंकु के आयतन के 1/4 के बराबर है, अर्थात जो पानी था उसका 1/4 है, तो इसमें किसका भाग कर देंगे, 4 का भाग कर देंगे। तो ये रहा। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमको किसी गोले का आयतन किसके बराबर होता है, गोले का आयतन होता है πr³ के बराबर होता है, 4/3 πr³। तो n × 4/3 πr³ बराबर, और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। जैसे देखिए r यहाँ भी है, तो शंकु के आयतन को हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल R²h, और इसमें डिवाइड किससे है, 4 का, क्योंकि ये किसके बराबर है, एक पूरे आयतन के 1/4 के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज फिर से पुट करेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन बचने के लिए ये जो गोली की त्रिज्या है इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं और शंकु की त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R पे। तो चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने में हमको क्या मिलेगा, n बराबर, देखिए 1/3 इधर भी है, यहाँ भी 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 को इधर भेज देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n × पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू रखनी जरूरत नहीं है, पाई कैंसिल हो गया। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, r³ बराबर कैपिटल R² × h अपॉन 4 इधर भेज दिए, 4 का 4 मल्टीप्लाई जाएगा 16। तो आगे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इम्प्लाइज। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, n बराबर R² कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 5, और क्या h कितना है, 8 है, तो हो गया 8 अपॉन ये कितना जाएगा, r³ मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो 0.5 × 0.5 × 0.5, और इसमें कितने मल्टीप्लाई है, 16 का, तो हो जाएगा। चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, 4 × 4 ही रहने देते हैं ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सुविधा हो जाए। तो देखिए अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, आगे फॉलो करने पर
इम्प्लाइज दैट n बराबर, तो जब इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 पच्चे 20 अर्थात 2.0 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0 अर्थात 2 हो जाएगा। वापस से 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी जाएगा 2 और ये 0.5 रहने दीजिए 0.5। तो देखिए 2 से 8 को काटेंगे तो 4 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 2 और 0.5 है और 0.5 अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको बराबर करके इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, यहाँ 2 बचा तो इंटू 2 हो गया। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10 का और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये हमको कितना मिल जाएगा 5 दूना 10 और 10 दाम में 100, तो हमको n बराबर कितना मिल जाएगा 100। अर्थात इस शंकु में कितनी गोलियां डाली गई कांच की 100 गोलियां डाली गई हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमको करना क्या था, हमको यही करना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस शंकु के आयतन में 4 से भाग करना था। क्यों 4 से भाग करना था, क्योंकि डाली गई पूरे गोलियों का आयतन इस उतने के बराबर था जितना 1/4 पानी इसमें बाहर आया था। तो 1/4 पानी कब आता, तो पूरे आयतन में उन्होंने क्या किया 4 से भाग कर दिया ताकि हमको 1/4 पानी के आयतन के बराबर इसको ला सके। और इसको किसके बराबर कर दिया है, गोले के आयतन में n का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमने गोलियों की संख्या क्या मानी थी n मानी थी। और इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमको n की संख्या कितनी मिल गई है 100 मिल गई है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 13 के ही प्रश्नावली 13.3 और 13.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।